फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा प्रेजेंट्स द हिंदू एनालिसिस एनालाइज्ड इन हिंदी। आज 28 अप्रैल 2020 और आज हम द हिंदू के एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ में फिर लौटे हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के आर्टिकल्स के बारे में। पर उससे पहले द हिंदू का आज का कुछ कार्टून आया है इस तरीके से, और देख रहे हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मची हुई है और लोग बाग दुकानों की तरफ दौड़ रहे हैं सामान लेने के लिए। तो साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक अंडरटेकर की एक दुकान हुई है, खुली हुई है। ये वो WWE वाला जो अंडरटेकर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दिखाया गया है, वो ताबूत से हमेशा निकलता था। तो इस तरीके से कि अगर आप सामान लेने जाएंगे और लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक और दुकान आपको खुली मिलेगी ताबूत वाली, और ताबूत भी आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे कार्टून दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो पहला आर्टिकल रिलेटेड है हमारे वर्चुअल कोड से, कि वर्चुअल कोड किस तरीके से अभी खुले जाने हैं, तो उस पर चर्चा की गई है। और उस पर चर्चा राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच सुप्रीम कोर्ट और कई अन्य अदालतें आभासी कार्यवाही कर रही हैं। बार के लिए चिंता का विषय यह है, जो साउथ यहाँ पर जो बार होती है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसकी चिंता का विषय यह है कि यह सामान्य तौर पर नई सामान्य व्यवस्था तो नहीं बन जाएगी कि आगे भविष्य में संकट के बाद में क्या हो, इसी तरीके से अदालत तो नहीं चलने लगेंगी। ये सारी चिंता इनके लिए बनी हुई है। तो देखते हैं क्या चर्चा इस पर की गई है। तो और इसका क्या मतलब होगा इनके द्वारा, ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जो फिजिकल प्रेजेंस होती है अभी आज की डेट पे, वो फिजिकल प्रेजेंस अपसेंट हो जाएगी, लोगों की फिजिकल प्रेजेंस खत्म हो जाएगी वकीलों की केसेस के लिए। न्याय के प्रशासन में खुली अदालत के विचार से दूर तो नहीं चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें इन पर चर्चा की गई हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने जोर देकर कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये खुली अदालतें, ये जो अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली चलेगी, वर्चुअल कोर्ट चलेगा, ये एक खुली अदालत के तौर पर ही काम करेगा। इसमें कोई भी बंद या कैमरा बंद कार्यवाही का सिस्टम नहीं होगा। अंतर बताने की सही तरीका उनका कहना है कि उन्हें आभासी अदालतों को मंडली में अदालतों से अलग कहा जाता है। मंडली में अदालत मतलब कि एक ग्रुप का में कोर्ट सिस्टम से एक ये डिफर है, कौन सा, वर्चुअल कोर्ट। साथ ही साथ में इन्होंने ये कहा इस महीने की शुरुआत में CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों के लिए व्यापक मानदंड, एक मेजर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से अदालत चलाई जाएगी और इसको जरूरी, इसकी आवश्यकता क्या थी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान में ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके, सभी लोग न्याय से वंचित ना रहें, तो उसके लिए क्या था, इस दौरान में ये जरूरी था कि न्याय हर किसी व्यक्ति तक पहुंच सके। और न्याय हर किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अगर सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, लॉकडाउन को नहीं ब्रेक करना है, तो ये पॉसिबल कैसे था। आजकल जो वर्चुअल कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केसेस को की सुनवाई करना। और साथ ही साथ में इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सोशल डिस्टेंस है, जो शारीरिक दूरियां हैं, वो भी मेंटेन हो सकती हैं। इसी के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन है SCBA ने CJI से कहा है और अन्य जजों को लिखा है कि क्या, कि खुली अदालत की सुनवाई को जल्द से जल्द बहाल कर देना चाहिए। बेशक तालाबंदी खत्म हो, खुली अदालत की सुनवाई के महत्व पर पूर्व के निर्णय को हवाला देते हुए इन्होंने ये सारी बातें कही है कि जिस तरीके से पहले चल रही थी सिस्टम, अभी आप बहाल कर दीजिए सारी चीज़ों को। और साथ ही साथ में SCBA ने अनुरोध भी किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग वर्तमान संकट की अवधि तक ही सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप संकट खत्म होने के बाद में भी इसी तरीके से यथावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केसेस चलाते रहें। तो इसके लिए उन्होंने ये अनुरोध किया है कि बस जो भी समय है, जो भी संकट का समय चल रहा है, तभी तक में ये सारी चीज़ें सीमित रहेंगी। उसके बाद में आगे भविष्य में ये सारी चीज़ों को नहीं अप्लाई किया जाएगा और खुली अदालत को बदलने के लिए जाना चाहिए। SCBA का एक विशिष्ट अनुरोध भी था, एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी इन्होंने की है, किस तरीके से कि जो आयोजित कार्यवाही होगी उसको लाइव स्ट्रीम किया जाना चाहिए। पूरी जो भी प्रोसेस होगी वो लाइव होनी चाहिए, लाइव वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, ताकि इसकी पहुंच क्या होनी चाहिए, वकीलों तक सीमित ना रहेगा। कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ संबंधित वकील हैं, बस वही बस जान पा रहे हैं, इसको सुन पा रहे हैं, इस पर कार्रवाई कर पा रहे हैं, बल्कि इसमें क्या होना चाहिए, जो वादियों में, मतलब कि जिसने केस वाद किया है, जो अपना केस फाइल करने वाला व्यक्ति है, और साथ ही साथ में जो अन्य जनता है, उन तक भी ये सारी कार्यवाही की पहुंच होनी चाहिए। अदालत प्रशासन को इस पर आसानी से सहमत हो जाना चाहिए, ऐसा एक आर्टिकल का राइटर कहते हैं कि इस पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर जो
अनुरोध किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आसानी से सहमत कर लेना चाहिए अदालत को। चलिए बस इतना ही था ये आर्टिकल, इस पर अब और भी चर्चाएं आएंगी तो उसके लिए आगे देखेंगे आगे के आर्टिकल्स। और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कास्टिंग आउट स्टिग्मा ऑन अपीलिंग इमेजेस एट द क्वारंटाइन सेंटर। तो अभी हाल ही में एक शर्मनाक इमेज हमारे सामने आई थी जो कि कलंकित करती है इस टाइम के, जो हमारा टाइम चल रहा है, संकट का टाइम चल रहा है, उसको कलंकित करती है कि हम लोग इतना सब कर रहे हैं, उसके बाद में किस तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, पूरी मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक आगरा के एक संगीन सुविधा पर लोगों की पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट क्या किए गए, फेंकते हुए व्यक्तियों को भयावह छवियां सामने आई जो रविवार को दिखाई दी गई कि कोई एक क्वारंटाइन सेंटर पे लोग बाग हैं, उनको किस तरीके से बिस्किट के पैकेट और पानी दिए जा रहे हैं, उनको फेंक के दिए जा रहे हैं। जिससे क्या होगा कि ऑब्वियस है कि जो लोग भूखे हैं, जो लोग भूख से बेचैन हैं, वो लोग टूट पड़ेंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने फ़ायदे से जल्दी। जो भी भूखा आदमी वो हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि सबसे पहले उसको बिस्किट मिल जाए, उसको कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो सभी लोग एक के ऊपर एक टूट जाएंगे और जो सोशल डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं कि सबको अलग रखने की बात कर रहे हैं, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि सोशल डिस्टेंस रखी जाएगी, क्वारंटाइन में सबको अलग रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये सोचने वाली बात है कि हम एक व्यवस्थित रूप से भी तो काम कर सकते थे। हम किसी को जो सुविधाएं देनी है उसको एक पैटर्न बना के कि व्यक्ति को किसी तरीके से डंडे से या कुछ भी व्यवस्था से कि ये आपका सामान है, एक एक करके व्यक्ति लेता जाए, अपना बिस्किट का पैकेट और पानी का पाउच जो भी है वो एक एक करके लेता जाए। लेकिन इसको फेंक के दिया जा रहा है, तो ऐसे में तो और ज़्यादा भयानक स्थिति बन जाएगी। साथ ही साथ में जिन लोगों को अलग थलग रखा जाना था, जिन लोगों को कहा जा रहा था कि नहीं आप सभी को सेपरेट रखा जाएगा, उनको कहाँ रखा जा रहा है, एक लोहे की ग्रिल्स के पीछे बंद करके रख दिया गया और वहाँ से वो लोग भीड़ इकट्ठा करके खाने पीने की चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा ये सारी चीज़ों की पुष्टि की जा रही है अब कि नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक कर दी गई हैं, ऐसा कुछ भी अब सामने नहीं आ रहा है। यूपी एक संवेदनशील और कुशल रणनीति तैयार करने में विशेष रूप से पिछड़ा रहा है, हमेशा से ये क्या है, थोड़ा सा इसमें धीमा रहा है। राज्य के 75 जिलों में, यूपी जो राज्य है उसके 75 जिलों में से 53 में ऐसे जिले हैं जिनमें 100 से कम आइसोलेशन बेड हैं और 31 सक्रिय मामले सामने आए हैं। उनमें से आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता में संदर्भ में यूपी सबसे खराब राज्यों में रहा है। मतलब कि जो आईसीयू बेड की और वेंटिलेटर की यहाँ पर हमेशा से कमी रही है, यहाँ पर सबसे पिछड़ा राज्य यूपी बताया गया है। आगरा में 372 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से रविवार में 10 की मौत हो गई। इस बीच राज्य ने दोषपूर्ण, अभी इसी के साथ साथ में और भी बातें क्या आ रही हैं कि जो पीपीई किट वगैरह होती है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लिए जा रहे हैं, किसके लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, सुरक्षा के लिए। एक तो पहले से कमी की चर्चा हो रही थी इनमें कि यहाँ पर इनके लिए ये सारी चीज़ों की कमी है, और जो दिलाई जा रही है वो उसको क्या है, वो फॉल्टी बोली जा रही है, वो उसमें दोषपूर्ण है, उनमें कमियां निकल रही हैं जो कि क्या है, और ज़्यादा भयानक स्थिति पैदा करने के लिए उत्पन्न कर रही हैं। और साथ ही साथ में एक और आश्चर्यजनक बात बोली जा रही है यहाँ पर, एक विडंबना वाली बात है कि केंद्र क्या कह रही है, केंद्र कह रही है, हर राज्य को एक उदाहरण दे रही है कि आपको किस तरीके से महामारी से लड़ने के लिए आगरा मॉडल को अपनाना चाहिए। कि आगरा मॉडल की इस तरीके की कहानी, आगरा में आप लोग इस तरीके की कहानी को देख रहे हैं, और केंद्र ने क्या उदाहरण दिया था, केंद्र ने संदर्भ में कहा था कि आपको आगरा मॉडल को अपनाना चाहिए महामारी से लड़ने के लिए। तो एक आलोचना कहना चाहिए, व्यंग्यात्मक बात कही जानी चाहिए, एक हास्यास्पद बात हो जाती है। और साथ ही साथ में इसके आगे देखते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में ये जो कमजोर राज्य की क्षमता का चरित्र हमेशा से बना रहे थे। लेकिन कैबिनेट सचिव द्वारा पिछले सप्ताह पेश किए गए कुछ आंकड़ों में यूपी, बिहार और जो मध्य प्रदेश है उनके तैयार की हुई रिपोर्ट के हिसाब से ये जो व्यवस्था है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक दिखाई दी। लेकिन राजस्थान जो था उसने अपनी अस्थायी तौर पर जो भी सुविधाएं हैं उनको तैयार करते हुए मौजूदा लोगों को बेहतर बनाकर चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट जो भी उनके कोशिश हो सकी, उनने अपनी कोशिश के हिसाब से, अपने प्रयासों से काफ़ी कंट्रोल में एक सिस्टमेटिक चीज़ों को तैयार करने की कोशिश की है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हालात कंट्रोल में है। हालांकि अधिकांश राज्य लॉकडाउन की महामारी से समाधान के रूप में, अब काफ़ी ज़्यादा लोग राज्य जो हैं वो क्या मान रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुई है वही एक परमानेंट सॉल्यूशन है इस लॉकडाउन का।
पर ये चीज़ याद दिलाने वाली बात है कि इसके लिए आपको केंद्र को एक अच्छे से मुहिम चलानी पड़ेगी, अभियान चलाना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो सकें और कुछ एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल के आ सके। और साथ ही साथ में स्वास्थ्य के लिए और जो भी रोगी हैं और जो भी स्वास्थ्य लाभ देखभाल करने वाले पेशेवर हैं उनको आश्वस्त करना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि आपकी रक्षा के लिए क्या है संभव प्रयास किए जा रहे हैं, आपके लिए हर हाल में आपके लिए बचाव के कोई ना कोई उपाय ढूंढे जा रहे हैं, आपकी रक्षा निश्चित तौर पे की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह से कई बार एक से अधिक बार कई चीज़ें कह चुके हैं कि वो आपको सौहार्द और सौम्यता के साथ में यहाँ पर व्यवहार करना है। सामाजिक एकजुटता का आह्वान इन्होंने कई बार किया है। सांप्रदायिक भेदभाव को दूर रखते हुए हमको पहले नंबर यह दिखाना है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत पे किसी भी तरीके का अगर संकट आता है तो हम हमेशा एक होकर काम करते हैं। हम पहले नंबर भारत के नागरिक कहलाएंगे, ना कि किसी संप्रदाय और पंथ पर अलग अलग होकर इन चीज़ों पर टकराव और मुसीबतें पैदा करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस आर्टिकल में। आशा करते हैं आपको ये सारी वीडियो के जो भी आर्टिकल्स थे ये पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।